नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेंडिक्स 2A 3A गुरुकुल चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपेंडिक्स 3A का एग्जाम हुआ था जून 2024 में। वो 3 पेपर में ऑब्जेक्टिव में हुआ था। इसका 2 पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये तीसरा पेपर है, ठीक है, जिसे 3 पार्ट में डिस्कस करना है। तो जो पहला पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक। जो इसमें जो भी क्वेश्चन है ट्रैफिक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो और आने वाले अपेंडिक्स 3 के एग्जाम में आप लोगों को इसका फायदा मिले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पैनल डिमरेज चार्जेज आर लिवाइड फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 रेस्ट टाइम्स ऑफ द प्रिवेलेंट रेट। ठीक है, तो डेमरेज क्या होता है? डेमरेज वह रेट है जो रेलवे द्वारा तब लिया जाता है जब कोई माल है, ठीक है, वो माल अपना मतलब गुड्स फ्री टाइम के बाद लोडिंग अनलोडिंग नहीं किया जाता है। मतलब कुछ टाइम का रियायत दिया जाता है, उसके बाद तक भी अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुआ हो तो हम लोग डेमरेज चार्ज लेते हैं। ठीक है, और यदि देरी एक्सेस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसे पैनल डेमरेज कहा जाता है। ठीक है, यह कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 टाइम तक लिया जाता है। ठीक है, कितने, तो ऐसा करेक्ट से क्या हो जाएगा? 6 टाइम। इससे ये क्यों लिया जाता है? इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है वो अपना माल को समय पर हटाने के लिए मोटिवेट रहेगा। ठीक है, और यार्ड लाइन की भीड़ कम रहती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग लंबे टाइम तक माल को वहीं पे छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, तो जो अप टू 6 आवर रहता है वो उसमें हम लोग बेस रेट ही लेते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ा के 6 आवर से 12 आवर तक, सॉरी 6 आवर से 12 आवर तक बेस रेट प्लस 10%। 6 आवर तक तो 6 आवर तक तो हम लोग लेते ही नहीं है। जो बेस रेट है बस वही 6 आवर तक परमिसेबल पीरियड रहता है। उसके बाद 12 आवर तक गया तो बेस रेट प्लस 10%। फिर इसी तरह 12 से 24 आवर तक गया तो बेस रेट प्लस 25% लेते हैं चार्ज। और अगर 24 से 48 आवर तक गया तो बेस रेट प्लस 50%। अगर 48 से 72 आवर तक गया तो ट्वाइस लेते हैं हम लोग, ट्वाइस ऑफ बेस रेट, ट्वाइस ऑफ बेस रेट। अगर 72 से 96 गया तो थ्राइस। और अगर बियॉन्ड 96 आवर रहा, बियॉन्ड 96 आवर, तो हम लेते हैं पैनल, इसको जो बोलते हैं पैनल डिमरेज रेट। ये क्या होता है? 6 टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। बियॉन्ड 96 आवर से कितना भी ज्यादा लेंगे तो 6 टाइम लेंगे, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 6 टाइम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन ऑफ कमोडिटी इन कंटेनर इज डिटेक्टेड देन चार्जेज विल बी, क्या दिया जाएगा? जैसे कि यदि जो कंटेनर है उसमें कमोडिटी आता है, उसका मिस डिक्लेयर हो जाए। जैसे मान लिया कि इस इस कंटेनर में क्या किया जाए कि जो कम रेट वाला हो, लो रेट वाला वस्तु को डाल दिया जाए। अब बोले, ठीक है, बोले कि नहीं, बोले कि लो रेट का पैसा दे और यहाँ पर हाई रेट वाला कमोडिटी डाल दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा ना। हर कमोडिटी वाइज रेट लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का दाम है, अगर 10 रुपया चार्जेज है, तो हम लोग बोले कि नहीं, ये वो नहीं है, दूसरा आइटम है, 2 रुपये वाला आइटम है। ठीक है, 2 रुपया वाला, और हम लोग उसे चार्ज दे रहे हैं 2 रुपया, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन सा? 10 रुपया वाला। तो इससे क्या होगा? हम लोग उसे उल्लंघन मानते हैं, ये तो नियम का उल्लंघन हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जो हाईएस्ट कंटेनर क्लास रेट होगा, ठीक है, उस कंटेनर में जो हाईएस्ट वाला जो कमोडिटी रहेगा उसका 4 गुना लेते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट कंटेनर क्लास रेट। ठीक है, अगर मिस डिक्लेयर करेंगे उस कमोडिटी को तो हाईएस्ट का 4 टाइम्स लेंगे। नेक्स्ट है, प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ गुड्स कंपनसेशन क्लेम एज पर अपेंडिक्स 9 ऑफ अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 1। तो जो हमारा अपेंडिक्स 9 है अकाउंट्स कोड का वॉल्यूम 1 का, उसमें सबका प्रिजर्वेशन पीरियड को बताता है। प्रिजर्वेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहा उसको मैक्सिमम कितना टाइम तक हम लोग प्रिजर्व करके रखना है,
ताकि पड़ने पर उसका ऑडिट, ऑब्जेक्शन, ये सब का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अकाउंट्स कोड का जो वॉल्यूम 1 है के अनुसार क्या होता है, जो गुड्स कंपनसेशन होता है, गुड्स कंपनसेशन क्लेम होता है, उसको हम लोग 6 ईयर तक रखते हैं। जैसे सर्विस रिकॉर्ड को 5 साल तक रखने का नियम है। ठीक है, पेंशन से रिलेटेड दस्तावेज को 10 ईयर, डीसीआरजी से रिलेटेड को 5 साल, सबका अलग अलग है। तो इसमें पूछा गया गुड कंपनसेशन क्लेम के बारे में, तो गुड्स कंपनसेशन क्लेम को हम लोग 6 ईयर तक रखते हैं। यह जो ड्यूरेशन होता है ये ऑडिट एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, तो अकाउंट्स कोड का वॉल्यूम 1 में अपेंडिक्स 9 में ये गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। नेक्स्ट है रेमिशन ऑर्डर इज पोस्टेड इन गुड्स बैलेंस शीट अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो रेमिशन ऑर्डर होता है कब जारी होता है, या जब किसी कारणवश से वसूली योग्य राशि में छूट जाती है, जो राशि को हम लोग वसूलना होता है उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिशन ऑर्डर। ठीक है, तो गुड्स बैलेंस शीट में इसे स्पेशल क्रेडिट के अंतर्गत दर्शाया जाता है, क्योंकि यह लायबिलिटी है, यह लायबिलिटी को कम करता है या देय राशि को कम करता है। तो ये रेमिशन ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, गुड्स बैलेंस शीट का स्पेशल क्रेडिट में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप टू चेक योर सैलरी डिटेल। ये तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं उनको पता होगा बखूबी। ठीक है, इसमें कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। आरईएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस। ठीक है, इसमें सैलरी स्लिप, पीएफ डिटेल भी चेक कर सकते हैं अपना, एनपीएस डिटेल भी। ठीक है, बायोडाटा, इसमें सब कुछ, प्रान नंबर, पीएफ नंबर, अकाउंट डिटेल, नाम, सैलरी, लेवल, ग्रेड पे, सब कुछ इसमें चेक कर सकते हैं। तो सैलरी डिटेल के लिए आरईएसएस। एचआरएमएस होता है ये पास के लिए, छुट्टी अप्लाई करने के लिए, ईएसआर के लिए, सब कुछ एचआरएमएस में होता है। आई पास में तो अकाउंट्स का जितना भी बिल पासिंग वगैरह होता है आई पास में होता है। ठीक है, आरईएसएस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मॉडल एसओपी जो 2008 का है, इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। ठीक है, 7 पार्ट है लगभग। तो 7 पार्ट में अलग अलग चीजें हैं। जैसे पार्ट ए है हमारा, पार्ट ए किससे रिलेटेड है, वर्क्स मैटर से। पार्ट सी रिलेटेड है मिसलेनियस मैटर से, पार्ट बी किससे था, मेडिकल मैटर से। पार्ट ई होता है कॉमर्शियल से, पार्ट जी होता है सिक्योरिटी मैटर से। तो सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग याद करते हैं, पार्ट जी सिक्योरिटी गार्ड। अर्निंग होता है, अर्निंग हम लोग से कैसे मिलता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट अर्निंग करके देता है। तो पूछा जाता है कि कमर्शियल मैटर किसमें डील करते हैं हम लोग, तो पार्ट ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ई। नेक्स्ट है कस्टमर इंटरेस्टिंग एनी गुड्स टू रेलवे फॉर कैरेज शैल एग्जीक्यूट इन ए स्पेसिफिक फॉर्म। उस फॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, तो जब कोई ग्राहक होता है रेलवे को माल का ट्रांसपोर्ट हेतु देता है कि इसको, इस सामान को मेरा दिल्ली से कोलकाता लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होता है। उस फॉर्म का नाम क्या है, उस फॉर्म को बोलते हैं फॉरवर्डिंग नोट। उस डिक्लेरेशन फॉर्म का नाम क्या है, फॉरवर्डिंग नोट। तो ये पूछा गया कस्टमर इंटरेस्टिंग एनी गुड्स टू रेलवे फॉर कैरेज शैल एग्जीक्यूट इन ए स्पेसिफिक फॉर्म कॉल्ड अग्रेशन नोट। ठीक है, इसी के आधार पर, फॉरवर्डिंग नोट के आधार पर ही जो रेलवे है आरआर रेलवे रिसिप्ट जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, जारी की जाती है। ठीक है, रेलवे रिसिप्ट इसी के आधार पर जारी की जाती है।
नेक्स्ट है द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एडॉप्टेड इन ट्रैफिक कॉस्टिंग एनालिसिस। ठीक है, कौन सा मेथड को डेप्रिसिएशन का एनालिसिस एडॉप्ट किया गया है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सीधी रेखा विधि। तो ट्रैफिक कॉस्टिंग में परिसंपत्तियों का जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स, इसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि हर साल इतना ही करना है। ठीक है, जैसे 1000 का 1 लाख का कोई सामान है, ठीक है, तो इसका 10% अगर है तो हर ईयर 10,000 रुपया का डेप्रिसिएशन होगा इसमें, हर साल फिक्स रहता है। सेकेंड ईयर भी इसी तरह। रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं होता है इसमें, ट्रैफिक कॉस्ट एनालिसिस में स्ट्रेट लाइन मेथड, ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एक्साइज ऑफ बॉक्सन वैगन। ठीक है, तो बॉक्सन वैगन कौन सा टाइप होता है वैगन का? ये होता है ओपन वैगन। ठीक है, ओपन वैगन में बॉक्सन का होता है 59, ये याद रखना सबको को, 59 होता है ओपन वैगन में बॉक्सन। बॉक्सन हो गया, बॉक्सन HX हो गया, ये सब बॉक्सन HA हो गया, बॉक्सन EL हो गया, ये सब टाइप होता है, इस समय 59 होता है। एक होता है बॉक्सन HL रहा तो 58, ये स्टैंडर्ड एक्साइज होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। कुछ होता है, कुछ कवर्ड वैगन होता है, कवर्ड वैगन। कवर्ड वाला में क्या होता है? BCN, BCXN, ये सब 41 स्टैंडर्ड एक्साइज होता है, 41 ये होता है कवर में। ठीक है, तो कवर रहेगा तो 41, BXN, BCXN, और ओपन में रहेगा बॉक्सन HL 58, बाकी बॉक्सन HS, HAEL या सिंपल बॉक्सन रहा तो 59। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेनेवर एन अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम सन्ड्री अर्निंग टू एनी अदर हेड विथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन। सन्ड्री अर्निंग होता है, 3 टाइप का अर्निंग होता है रेलवे में, XYZ। तो Z होता है जो हमारा सन्ड्री अर्निंग, ठीक है, इससे कोई स्पेसिफिक हेड में ट्रांसफर करता है विथ किसके, ऐसे नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लगता है, सैंक्शन के बाद। तो वैसे स्थिति में जो अकाउंटिंग एंट्री होता है वो क्या होता है? तो वो हो जाता है सन्ड्री हेड जो होता है, सन्ड्री हेड वो माइनस क्रेडिट होता है, और जो रिस्पेक्टिव हेड होता है, रिस्पेक्टिव हेड उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सन्ड्री हेड इज माइनस क्रेडिट एंड द रिस्पेक्टिव हेड इज क्रेडिट, इसका अकाउंटिंग एंट्री होता है, याद रखना है जब ट्रांसफर होगा सन्ड्री अर्निंग से अदर हेड में। तो नेक्स्ट है 7A स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। 7A स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट ये होता है ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग के लिए, याद रखना है इसको। पार्सल, लोकल एंड फॉरेन पैसेंजर से कंफ्यूज नहीं करना, ये गुड्स के लिए होता है, ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग, ये भी VBI क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग जो होता है वो किसके बेस पे होता है? वो होता है कि जो जोनल रेलवे होता है आपस में जो बंटवारा करते हैं रेवेन्यू का, रेलवे का, वो कितना किलोमीटर कौन सा जोन में ट्रेवल किया वो उसके आधार पर लेते हैं। अगर किसी जोन हो गया, जैसे मान लेते हैं नॉर्दर्न रेलवे है और ये वेस्टर्न रेलवे है, तो नॉर्दर्न रेलवे में 1000 किलोमीटर हुआ और इसमें 600 किलोमीटर गया, तो 5:3 के रेशियो में जो अर्निंग होगा वो बांट लिया जाएगा। तो ये होता है डिस्टेंस इन्वॉल्व इन ईच रेलवे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया में आया भी है। नेक्स्ट है रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कॉमन कैरियर, CJ। कब रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खत्म हो जाता है? जैसे किसी आदमी ने दिया सामान कि यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाना है सामान को लेकर के, तो रेलवे काम है बस सही सलामत पहुंचा करके पहुंच गया डेस्टिनेशन से, ठीक है, और उसके बाद उतार लिया, उतारने के लिए उपलब्ध हो गया, उसके बाद खत्म इसका जिम्मेदारी। तो रेलवे का जो भी कॉमन कैरियर के रूप में जिम्मेदारी होता है, ट्रांजिट समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाती है। अर्थात जब जो माल होता है डेस्टिनेशन पर पहुंच के उतारने के लिए उपलब्ध हो जाता है,
उसके बाद खत्म हो गया। ये 17 डे आफ्टर, 7 डे, 5 डे, ये सब नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट। नेक्स्ट है द रूल्स रिगार्डिंग चार्जिंग ऑफ वारफेज एंड इमरेज चार्ज। ठीक है, ऑन कोचिंग ट्रैफिक पीसी बीटीसी आर डेल्ट इन आईआरसीए कोचिंग ट्रैफिक कौन सा पार्ट में होता है? ये है कौन सा पार्ट होता है? ये होता है वो इरका कोचिंग ट्रैफिक में वारफेज इमरेज से रिलेटेड होता है, वो होता है पार्ट 1 और वॉल्यूम 3 में, इसमें होता है। ठीक है, इसमें कन्वेंस ऑफ पार्सल एंड स्मॉल एनिमल्स के बारे में चर्चा है। जो पार्ट 2 होता है उसमें कैरेज ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट ट्रेन्स, इसके के बारे में चर्चा है। तो अलग अलग है, इसमें क्या आंसर होगा? पार्ट 1 और वॉल्यूम 3 याद कर लेना है, तो रूल बुक का हिसाब से है। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड डेबिट आ क्लियर आइदर, कैसे जो डिस्प्यूटेड डेबिट्स होता है ये वो कैसे क्लियर होता है? कन्वर्जन टू एडमिटेड एंड क्लियर। तो जो भी डिस्प्यूटेड डेबिट को दो तरीका होता है। सबसे पहला डिस्प्यूटेड डेबिट को क्लियर करने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, यदि दावा अगर सही पाया गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो एडमिटेड डेबिट होता है, एडमिटेड डेबिट होता है में बदल कर क्लियर कर दिया जाता है। जो भी डिस्प्यूटेड डेबिट का जो दावा है, क्लेम है, वो ट्रू पाया गया तो उसे एडमिटेड डेबिट में बदलकर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया अगर दावा, तो हम लोग स्पेशल क्रेडिट द्वारा उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कन्वर्जन टू एडमिटेड एंड क्लियर, ये दोनों हो जाएगा। क्लियर स्पेशल, ये नहीं, ये तो स्पेशल क्रेडिट यहाँ है ना, 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है टीटी अर्निंग जो होता है वो किसमें रिफ्लेक्ट होता है? वो होता है अदर कोचिंग अर्निंग में। ठीक है, टीटी जो वसूल करता है एक्सेस फेयर, ईएफटी, पेनल्टी आदि जो है कोचिंग आय में आता है, परंतु यह पैसेंजर का, यह सामान पैसेंजर अर्निंग में नहीं, अदर कोचिंग में आता है ये। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, किसका किस कैलकुलेटेड ऑन कौन सा अर्निंग पे कैलकुलेट होता है? ओरिजिनेटिंग अर्निंग, अपोर्शन अर्निंग, या दोनों में? तो नहीं, ये होता है अपोर्शन अर्निंग पे कैलकुलेट होता है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? वर्किंग एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग इंटू 100। ठीक है, ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया ये। नेक्स्ट होता है फॉक इन इनवॉइसेस मींस, ये फुल फॉर्म पूछा गया है। ये होता है फ्रेट एडजस्टमेंट ऑफ अंडर चार्जेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉक का अर्थ क्या होता है कि जब माल ढुलाई में कम वसूली हो गई हो। ठीक है, जब फ्रेट चार्ज जो हम लोग लिए हैं वो कम वसूली किया गया, अंडर चार्ज, तो उसको बाद में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो इनवॉइस में इसका मतलब क्या था? फ्रेट एडजस्टमेंट ऑफ अंडर चार्जेस। नेक्स्ट है द वैगन टर्न अराउंड ऑफ द रेलवे फॉर द मंथ ऑफ, 4 मंथ के बारे में जिक्र है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका 3.65, 4.73, 2.57, 3.87। तो बोला गया कि ये 4 मंथ में किसका बेटर परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है जून का, कितना है? 2.57। ठीक है, तो वेगन टर्न अराउंड का मतलब होता है कि कम संख्या जो होता है हमेशा बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? कम समय में वेगन वापसी आ गया। वेगन टर्न अराउंड में तो वेगन यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आया कि जो सबसे कम टाइम में वापस आएगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे कम टाइम क्या हुआ? 2.57। तो ये जून 2022 ये सबसे होगा। जो सबसे ज्यादा गया सबसे खराब। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो सबसे कम टाइम में वेगन वापस आएगा वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फ्रॉड
at stations if it is suspected that any tampering of record is contemplated, the TIA जो क्या करता है, has dash relating to case and can take the record with him for inquiry by issuing a dash to custodian and other officer. तो TIA को अगर कुछ फ्रॉड नजर आता है स्टेशन पे, ठीक है, या ऐसा सस्पेक्ट किया जाए कि इसको टेम्परिंग हो सकता है रिकॉर्ड का, तो उसके पास ये पावर होता है कि उसको कुछ पार्ट या पूरा पार्ट को जब्त कर ले, ठीक है, जब्त कर लिया जाता है, और जो उस रिकॉर्ड को ले जाने पर उसमें सीजर मेमो का दिया जा सकता है कस्टोडियन और अदर ऑफिसर को, ठीक है, तो रिकॉर्ड को जब्त कर सकता है और उसके लिए जब्ती मेमो जारी कर सकता है। टीआई के पास ये पावर है। नेक्स्ट, द कॉस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज, उसका क्या बोलते हैं, बोलता है कि या तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, ये साफ साफ है, फिक्स तो होगा नहीं, फिक्स होने के लिए क्या होगा, फिक्स होना चाहिए, लेकिन ये तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो कॉमन सेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। मतलब जो भी कॉस्ट होता है हमारा ट्रैवलिंग से, प्रोडक्शन से, अगर सीधे अनुपात में वो घटेगा बढ़ेगा तो उसे कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, जैसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्यूल फॉर लोकोज इज। अब देखिए, ट्रेन जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा। कोई ट्रेन जैसे मान लेते हैं 20 किलोमीटर चलेगा, तो समझ मान लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर फ्यूल का खपत हुआ। कोई चलेगा 60 तो इसको 3 लीटर चाहिए। कोई 10 ही चलेगा या नहीं ही चलेगा तो फ्यूल 0 लगेगा, चलेगा नहीं तो जैसे से जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा फ्यूल पे लोगों के लिए, वो क्या होगा, वो भी हमेशा चेंज होता रहेगा, तो वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 23 की सेक्शन, कौन सा सेक्शन जो है अगर रेलवे एक्ट का, वो इम्पोज पेनल्टी करता है कि अगर रेलवे कंपार्टमेंट और रेलवे प्रीमाइसेस में स्मोकिंग करे तो उस पर पेनल्टी लगाना, ये होता है सेक्शन 167 के तहत, ठीक है। सेक्शन 167 के अंतर्गत हम लोग पेनल्टी लगाते हैं। Which of the following are the normal working hours of a goods shed if not declared as round the clock working hour? तो गुड शेड का नॉर्मल वर्किंग आवर क्या होता है, 20। यदि गुड शेड का 24 आवर का घोषित नहीं किया गया है तो नॉर्मल जो उसका जनरली होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक होता है, ये वाला टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच इज द एडिशनल एसेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है उसे बोलते हैं हमें मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट जो होता है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एवरेज एनुअल कंजप्शन, ये एक वीडियो बना करके इसको क्लियर कर दूंगा पूरा। नेक्स्ट है क्रेडिट एडवाइस नोट इज इशूड अगेंस्ट, क्रेडिट एडवाइस नोट जो है किसके खिलाफ इशू किया जाता है, यदि किसी एरर सीट में अधिक डेबिट लगा दिया गया है तो उसका एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्रेडिट एडवाइस नोट को इशू करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एरर सीट। द बिल्स प्रीफर्ड बाय रेलवे ऑन डिफेंस पीएनटी, डिफेंस पीएनटी सब के लिए जो बिल होता है उसका कैरेज बिल, ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो डिफेंस, ठीक है, ये सब के लिए जो बिल होता है उसे बोलते हैं कैरेज बिल। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव एंड अदर डेंजरस गुड्स आर कैरियड एज पर द रूल्स मेंशन इन द फॉलोइंग रूल बुक, ये होता है एयर का रेड ट्रैफिक, उसमें चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन जो है IR, इसका फुल फॉर्म होता है इरका का, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ये 30 क्वेश्चन इधर आ गया। पूछा गया है कि RELHS के तहत जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग कहाँ एकत्र करते हैं, वो होता है सन्ड्री अर्निंग में जाता है,
सनडे अर्निंग का कौन सा पार्ट? तो Z651। Z652 क्या होता है? अदर सनडे डेबिट्स। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो RDLCS जो होता है, जो अमाउंट काटते हैं हम लोग जब कोई रिटायर करता है पेंशनर, ताकि उसे लाइफ टाइम रेलवे का मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए। ठीक है, वो हर अलग अलग लेवल का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे लेवल 1 से लेकर 5 तक का 30,000, लेवल 6 का 54,000, लेवल 7 ये सब का 78 होता है। ठीक है, ये किसमें आता है? जेड सैलरी अर्निंग का Z651 में। Z652 क्या है? अदर सैलरी डेबिट्स। नेक्स्ट है लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटी फॉर पार्सल लीज होल्डर ऑफ SLR at intermediate station can only be allowed as such station which are mentioned by the lease holder in tender form subject to having। इसका स्टॉपेज टाइम क्या होता है? 5 मिनट से कम होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया ट्रैफिक सस्पेंस का वेरियस कंपोनेंट होता है, तो वो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो पहले समझते हैं ट्रैफिक सस्पेंस क्या होता है। ट्रैफिक सस्पेंस एक टेम्पररी अकाउंट है। कोई भी सस्पेंस एक टेम्पररी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है? ट्रैफिक रिलेटेड पेंडिंग आइटम रखे जाते हैं जब तक उसका फाइनल एडजस्टमेंट नहीं होता है, उसको बोलता है ट्रैफिक सस्पेंस। जब तक ट्रैफिक रिलेटेड पेंडिंग आइटम रखे, जब तक का फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको टेम्पररी अकाउंट में रखते हैं, उसे ट्रैफिक सस्पेंस कहते हैं। इसके 4 कंपोनेंट होता है। पहला होता है स्टेशन आउटस्टैंडिंग। स्टेशन आउटस्टैंडिंग क्या होता है? कि स्टेशन द्वारा भेजा गया बैलेंस शीट में पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, जो अभी एडजस्ट नहीं हुआ, उसे स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। दूसरा होता है अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट। तो अकाउंट ऑफिस में जो पेंडिंग बैलेंस होता है, जो स्टेशन और अकाउंट ऑफिस के बैलेंस का डिफरेंस होता है। अकाउंट ऑफिस बैलेंस में क्या होता है? स्टेशन और अकाउंट ऑफिस के बैलेंस का डिफरेंस, वो होता है अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। कैश इन ट्रांजिट क्या होता है? कैश इन ट्रांजिट होता है कैश जो स्टेशन से अकाउंट में ऑफिस में भेजा गया, स्टेशन से अकाउंट ऑफिस में भेजा गया, ठीक है, लेकिन अभी तक अकाउंट ऑफिस में रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन अकाउंट ऑफिस इसको रिसीव अभी तक नहीं किया है, तो क्या हुआ? अभी टेम्पररी ट्रैफिक सस्पेंस में आता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। 4 होता है डिमांड रिकवरेबल। डिमांड रिकवरेबल क्या होता है? रेलवे का रिकवरेबल अमाउंट होता है, जो जैसे स्टाफ, प्राइवेट पार्टी या अदर रेलवे से रिकवर करना है, तो उसे बोलता है डिमांड रिकवरेबल। ठीक है, तो ट्रैफिक सस्पेंस का जो पार्ट होता है उसको याद रख लेना आराम से। स्टेशन आउटस्टैंडिंग प्लस अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट प्लस कैश इन ट्रांजिट CIT प्लस डिमांड रिकवरेबल, ये 4 ट्रैफिक सस्पेंस का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट है जो ट्रैफिक अकाउंट रिपोर्ट होता है आर मेंटेन इन फॉलोइंग कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी में करते हैं हम लोग? तो सबको पता है ये एब्स्ट्रैक्ट XYZ में भी होता है, गुड्स एंड सन्ड्री, पैसेंजर, OCA सब में होता है ये। पैसेंजर में पैसेंजर अर्निंग रिपोर्ट करते हैं, पैसेंजर अर्निंग रिपोर्ट। ठीक है, OCA में हो गया अदर कोचिंग अर्निंग, जैसे पार्सल, लगेज, मिलिट्री ट्रैफिक, ये सब आ गया। ठीक है, गुड्स ट्रैफिक अर्निंग हो गया, गुड्स ट्रैफिक अर्निंग। सैलरी में हो गया मिसलेनियस अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट XYZ, ये होता है समरी स्टेटमेंट होता है फॉर रिकंसिलिएशन एंड अकाउंटिंग। तो ये सब ट्रैफिक अकाउंट रिपोर्ट का मेंटेन किया था इस कैटेगरी में। इसका पर्पस है कि ट्रैफिक अर्निंग का क्लासिफिकेशन सही तरीके से हो और रिपोर्टिंग भी पार्टिकुलर हेड में हो। नेक्स्ट है FIS, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम करेक्ट आंसर है। तो इंडियन रेलवे का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है जो गुड्स ट्रैफिक को मैनेज करता है, ये क्या करता है? गुड्स ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बनाया गया है कंप्यूटराइज सिस्टम इंडियन रेलवे का। ठीक है, इसका फंक्शन क्या? इसका फंक्शन है E जो RR होता है उसको जनरेट करना, गुड्स को ट्रैकिंग करना, गुड्स ट्रैकिंग, फ्रेट बिलिंग,
वैगन ट्रैकिंग, फ्रेट अकाउंटिंग, ये सब होता है। FOS का फुल फॉर्म सिंपल है। नेक्स्ट है ERR इशू। ERR इशू किया था गुड्स ट्रैफिक के लिए। अभी ऊपर देखें हम लोग FOS में ERR जनरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेलवे रिसिप्ट क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। गुड्स ट्रांस ERR गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हुआ है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यही है। ऊपर चर्चा किए थे हम लोग की फॉरवर्डिंग नोट्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसका आधार पे ERR इशू होता है। तो ERR क्या है? नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग। ये प्रूफ है गुड्स बुकिंग का कि हम लोगों ने गुड्स बुकिंग किया है। ये लीगल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, लीगल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। बिलिंग पर्पस के लिए होता है। इसका इंपॉर्टेंस है कि जो पैसेंजर के लिए टिकट होता है तो गुड्स के लिए RR होता है, ठीक है। इसको सबसे आसान भाषा में कि पैसेंजर के लिए टिकट का जो वैल्यू है, गुड्स के लिए वही चीज RR होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट गुड्स सेड द TIA शुड काउंट ऑल द कैश एंड वॉचर्स ऑन हैंड इंक्लूडिंग फ्लोटिंग कैश एंड चेक टू सी दैट द सेम आर रिकॉर्डेड इन, किसमें रिकॉर्ड होता है वो होता है गुड्स कैश बुक में। गुड्स अर्निंग का कैश रिकॉर्ड होता है, गुड्स अर्निंग का कैश रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो भी गुड्स हेड में जो TIA काउंट करता है ऑल द कैश एंड वॉचर ऑन हैंड इंक्लूडिंग फ्लोटिंग कैश एंड चेक टू सी द सेम आर रिकॉर्डेड इन द गुड्स कैश बुक में, ठीक है। TIA क्या करता है? कैश वेरीफाई करता है, वॉचर चेक करता है, गुड्स कैश बुक से मैच करता है उस चीज को। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक डील्स विद स्टेशन अकाउंट। तो हम जानते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट A, B, C, D। पार्ट A में स्टेशन अकाउंट होता है, ठीक है। पार्ट B में होता है एडजस्टमेंट डिवीजन सीट होता है। C में होता है लेजर अकाउंट ऑफ होम रेलवे, लेजर अकाउंट ऑफ होम रेलवे, ठीक है। D होता है अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग, इसका एक्ट्रिक भी होता है साला, ठीक है। तो हमारा पूछा है स्टेशन अकाउंट कौन सा पार्ट में डील होता है, तो वो पार्ट A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ATVM। ये तो बहुत बार यहाँ पूछता है, PBI क्वेश्चन है फुल फॉर्म के लिए। ATVM का फुल फॉर्म क्या आता है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है। टिकट एक तरह का टिकट वेंडिंग मशीन है जिससे पैसेंजर खुद टिकट प्रिंट करता है ताकि पैसेंजर को लाइन में लगना ना पड़े, टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। नेक्स्ट है द कंसेशन टिकट इंक्लूडिंग PTOs आर सब्जेक्टेड टू चेक बाय TIA एज पर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड इन पैरा, कौन सा पैरा में प्रोवाइड किया गया? ये 438 पैरा में प्रोवाइड किया गया है, 438 ऑफ IRCM। रीड विद पैरा 2114 ऑफ A2 टू इंश्योर जेन्युइननेस। जो भी कंसेशन टिकट की जेन्युइननेस चेक करना है वो डिफाइन किया गया है, ये याद रखना है। ये 238 नहीं 438, ठीक है। TIA चेक करता है वैलिड कंसेशन, प्रॉपर अथॉरिटी, करेक्ट फेयर, ठीक है। तीसरा करेक्ट आंसर 438 एंड 2114, इसको याद करना है। नेक्स्ट है फॉर ऑल स्टैटिस्टिकल पर्पस ऑल वैगन्स आर टेकन इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं उसका उस पर्पस पेल के लिए ऑल वैगन को हम लोग मान के चलते हैं कि 8 व्हीलर्स होगा, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। रेलवे का स्टैटिक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 8 व्हीलर ये माना जाता है, ठीक है। मतलब जो 4 व्हील वैगन होता है उसको 0.5 वैगन माना जाता है और जो 8 व्हील वैगन है उसको हमेशा 1 वैगन माना जाएंगे।
और जो 16 व्हील का वैगन होगा उसको 2 वैगन मानेंगे। तो जो स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए रेलवे में यूज करते हैं 8 व्हील वैगन्स, ठीक है। इसका पर्पस है ताकि यूनिफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ वैगन स्टैटिस्टिक, ठीक है, ताकि सबका यूनिफॉर्म तरीके से कैलकुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है मंथली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर डैश इज कॉल्ड एज कमोडिटी स्टेट, अभी ऊपर, एंड एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर डैश इज कॉल्ड ए गुड्स रिवेन्यू स्टैटिस्टिक। तो ये कमोडिटी वाला बोलते हैं 7C और 13 बोलते हैं एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑफ गुड्स रिवेन्यू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये 7C क्या बताता है कि कमोडिटी वाइज गुड्स ट्रैफिक, कमोडिटी वाइज गुड्स ट्रैफिक। स्टेटमेंट 13 बताता है एनुअल गुड्स रिवेन्यू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप लोग का अपेंडिक्स 3 एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इसे देख लें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने के लिए। ये सीरीज आप लोग का अपेंडिक्स 3 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा।